आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज़ आज 19 साल का हो गया है। इस दौरान भारतीय इकोनॉमी और बाजार में बड़े बदलाव हुए हैं। निफ्टी ने 3000 से 22,000 का सफ़र तय किया है। इक्विटी कल्चर शहरों की तो क्या बात करें, गांव तक पहुंच गया है। आज हम बाजार के तमाम दिग्गजों से बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी के पास कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कई दशकों का बड़ा अनुभव है और बाज़ार के शार्पेस्ट माइंड्स में इनकी गिनती की जाती है। और मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जब हम निफ्टी में ऑलमोस्ट एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट करने वाले हैं। और सीएनबीसी आवाज़ के बर्थडे वाले दिन नॉर्मली मार्केट काफ़ी शानदार रहता है। 21,832 तक गए हम, 21,834 के हाई के सामने पर। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। और 19 साल का ये हमारा सफ़र, आपके हिसाब से पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हम आज स्पेशल डे पर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपके हिसाब से क्या हाईलाइट रही हैं पिछले 19 साल की? अनुज, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसे आपने कहा, अगर मैं विश करूं कि आप कहते हैं आपके जन्मदिन पे मार्केट न्यू हाई करते हैं, तो ये करते रहे। और आप जन्मदिन ही क्यों, आप हर क्वार्टरली जन्मदिन मनाइए कि मार्केट अच्छे ही मूड में रहे। पर जैसे आपने कहा, 19 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही है आपके चैनल की भी और अपने देश की भी। और 19 साल यानी 2004 2005 जबकि एकदम बुल मार्केट एकदम इस ग्लोरी में था। बिल्कुल, जो इमर्जिंग मार्केट्स का भी दौर था वो 9/11 हो चुका था 2001 में, एंड कमोडिटीज़ बूम और ब्रिक्स का एकदम बूम भयंकर चालू था। और उस दशक में आई रिमेंबर जो रिलायंस है या वेदांता है या भारती टेलीकॉम है, लार्सन एंड टूब्रो है, एंड बहुत सिमिलैरिटी है इस बुल मार्केट से। जब वापस इंडस्ट्रियल्स, रियल एस्टेट, पावर सेक्टर, इन सब में बहुत बहुत तेज़ी है। एंड बैंक्स ऑल्सो, एंड PSU खैर वाज द लीडर ऑफ दैट बुल मार्केट, क्योंकि अरुण शौरी उस टाइम डाइवेस्टमेंट मिनिस्टर बने थे। बिल्कुल। एंड एक्चुअली सेल भी हुए थे कंपनीज के। तो द फादर ऑफ दैट बुल मार्केट वी यूज्ड टू से इन द वाजपेयी गवर्नमेंट एंड अलॉन्ग विद अरुण शौरी वाज PSU, विच इज़ बैक अगेन नाउ। तो बहुत सिमिलैरिटी है, एक्कोज है। उस टाइम ऑफ कोर्स बुल मार्केट ख़त्म हुआ जब सब प्राइम क्राइसिस हुई अमेरिका में। और इस बार भी शायद 2-3 साल आगे जाके जो देखें, सॉवरेन डेट में क्राइसिस होने की संभावना है दूसरे देशों में। UK में शायद चालू होगा, फिर जापान में तो खैर देख ही रहे हैं कि करेंसी 50% घट गई। अमेरिका में भी ऐसे आसार दिख रहे हैं कि 7-8% फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। बट वक्त है उसमें। इस साल के लिए आई थिंक बुल मार्केट इज़ इन इट्स ग्लोरी एंड वी शुड कीप एंजॉयिंग इट। बिल्कुल। और मैंने कुछ उस समय के वीडियोस देखे थे। मेरे उस समय खैर बाल काले थे, थोड़े घने थे, और आपके भी, लेकिन आपके बाल सफ़ेद, मेरे तो खैर रहे नहीं। लेकिन खैर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अब मनीष जी बात करते हैं फिर कि आगे क्या करना है, क्योंकि 2023 बहुत शानदार रहा। अरे निफ्टी पे 20% की रैली हुई और स्मॉल कैप्स में तो गदर मचा दिया। और इकलौती ऐसी मार्केट जो 8 साल तक लगातार गेंस दिखाए जिसने। मुझे याद है जब मैं आया था पुणे, आपके साथ फिल्म यूनिवर्सिटी में बात की थी, तो आपने कहा था कि अगले 100 साल में इंडिया नंबर 1 इकॉनमी बन जाएगी। और आपको अब उस तरीके का व्यू लेना है। 2024 क्या उसी का एक कंटिन्यूएशन रहेगा? अनुज जी, बहुत आसान है कि हम बुलिश फॉरवर्ड में कुछ ना कुछ कहते रहें, बट रियलिटी है कि जो अंडरलाइंग वजन होता है प्रॉफिट का, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहता है। एंड प्रॉफिट साइकिल इम्प्रूव हो रही है इंडिया में डेफिनेटली। और जो एकदम बॉटम में जाके 3% ऑफ GDP का प्रॉफिट जाके घट गया था, वो बढ़ते बढ़ते 7-8-9% की तरफ जाएगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ है 14-15% का, बट मार्केट ने एंटिसिपेट कर भी लिया है। जैसे उसका रिवर्स भी अगर आप देखें, जैसे अब इन्फोसिस और TCS के रिजल्ट आए थे, मार्केट ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था कि ये रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे इतने। बिल्कुल। एंड उससे थोड़े बेटर आ गए तो मार्केट में रिलीफ हो गई। सेम यही चीज़ जब दोहराता है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स का अगर बहुत ऊंचा हो और वो रिज़ल्ट थोड़ा भी कम आए, तो उसमें थोड़ा गिरावट आती है। तो ये आई थिंक ये साल ऐसा है कि वी शुड टेम्पर आवर एक्सपेक्टेशन कि 14-15% अर्निंग ग्रोथ है, बट यहाँ से कोई पी एक्सपेंशन हो जाए ऐसे करंटली आसार नहीं है, अनलेस कि भयंकर बाहर से पैसा आए इंडिया में। और ऑफ कोर्स अपने तो SIP और सबसे काफ़ी इन्फ्लोज हैं इंडिया में, बट
वन शुड गो इनटू द मार्केट दिस ईयर विथ एक्सपेक्टेशन कि 10% भी बन जाए इस साल, तो यू शुड बी क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। नहीं, 10% बन जाए इस साल, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर 14% की अर्निंग्स ग्रोथ में मतलब इस साल थोड़ा सा वैल्यूएशन कंप्रेशन का रिस्क है आपके साथ? हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि ये जो अर्निंग ग्रोथ आएगी, और उसमें जो अंडर वैल्यूड सेक्टर है, बैंकिंग तो खैर है ही, इट्स द बिगेस्ट सेक्टर, बट सबके पास बैंकिंग के शेयर इतने हैं कि नए ग्राहक चाहिए जो आके खरीदे, एंड होपफुली वो फॉरेनर्स होंगे, या हो सकता है इंडिया में भी जैसे और पैसे आए तो उसमें आए। सो बैंकिंग पकड़ रखेगा इस मार्केट को। रिलायंस भी काफ़ी दिनों से मजबूती नहीं दिखा पा रही है, जस्ट स्टार्टिंग आउट। एंड जब मेटल में स्विंग होता है, जैसे इस साल एक्सपेक्टेशन है आने वाले साल में 24-25 में कि मेटल्स में एक बार रिवाइवल हो जाए, क्योंकि करंट ईयर में दे आर ऑल डिप्रेस्ड। तो ये 2-3 सेक्टर हैं जो अर्निंग ग्रोथ विल बीट व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मार्केट, बट इसमें इतना ये पुल नहीं है कि ये पूरे बाजार को ऊपर खींच के ले जाए। जैसे आपने कहा आईटी में भी इतनी माने कोई प्रोस्पेक्ट्स इतने बहुत बढ़िया है नहीं, तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो गई बेसिकली। तो माने 22-24 के मल्टीपल पे अगर आप 2-5% ग्रोथ वाली कंपनी लेंगे तो ऐसे कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होने वाला है। सो समटाइम पॉजिंग फॉर ब्रेथ मे बी अ बेटर थिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि मार्केट में पॉकेट्स बहुत कम है जो अंडर वैल्यूड है। बैंक्स भले ही अंडर वैल्यूड है लेकिन वो ओवर ओन्ड है। तो इसके लिए मतलब उसमें अंडर वैल्यूएशन से भी कोई बहुत ज़्यादा आपको वो मज़ा नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी पॉकेट्स में क्या हर पॉकेट में, बड़ी पॉकेट में ओवर वैल्यूएशन है इस समय? सी रोटेशनल बुल मार्केट है ये, क्योंकि अर्निंग ट्रेजेक्ट्री ऊपर है। जैसे मैंने कहा ये 3% से जाके 8-9% एटलीस्ट जीडीपी का शेयर रहेगा प्रॉफिट में। जो एनिमल स्पिरिट्स भी आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव हो गया है। तो जो भी लीडर सेक्टर थे पीएसयू में, इंडस्ट्रियल साइड के थे, तो रेलवे, डिफेंस, लार्सन एंड टूब्रो, रियल एस्टेट, सब में ऐसा उछाल आया है कि ऑलरेडी 2-3-4 साल आगे के अर्निंग ऑलरेडी हमने डाइजेस्ट कर लिए हैं। और बहुत सिंपल वे में यदि मैं कहूँ कि जब आप बैंक में पैसा लगाते हैं, 100 रुपया फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं और 8% आपको ब्याज मिलता है, तो 12.5 का आपने पी मल्टीपल दिया। जब आप शेयर भी खरीदते हैं, आपको किसी साल में तो 12.5 का पी देखने मिलना चाहिए। तो अगर आज ही मैंने 20 का मल्टीपल दे दिया, दैट मीन 3 साल आगे के अर्निंग के मैंने पैसे दे दिए, उसके बाद जो वो कंपनी कमाती है 15-20-25% रिटर्न, वो मेरे पास आएगा। बट अगले 3 साल का मैंने ऑलरेडी, अभी जो सेलर है उसको मैंने दे दिया है वो। सो आज जो मार्केट अपनी 20-22 मल्टीपल पे चल रही है, ऑलरेडी अगले 2-3 साल में अर्निंग ग्रोथ को काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुकी है। सो अगर 15-16% अर्निंग आए और आपको लगे कि ये मार्केट बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके भाव बढ़ चुके हैं। देखिए, मार्केट में हम हर कोशिश करते हैं कि ऐसी साइकिल पकड़ें जहां पर अंडर वैल्यूएशन भी और अंडर ओनरशिप भी हो। ऐसा कुछ बचा है सेक्टर मार्केट में? आई थिंक ये मार्केट वेल डिस्कवर्ड है और ये रोटेशनल बुल मार्केट है कि जैसे दिसंबर में आपने देखा कि जैसे अडानी पोर्ट, अडानी के सब शेयर चल गए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के सब शेयर चल गए, जो कि पिछले 3-4 महीने में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। सो ये एक एक करके सेक्टर बढ़ते इसी मार्केट इज़ गोइंग अप, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब 10% आप कहते हैं इंडेक्स बढ़ेगा, हो सकता है उसमें बैंकिंग 20% बढ़ जाए और कोई अदर सेक्टर है जो नहीं बढ़ेगा। एग्रीगेट की बात हो रही थी, इसलिए एग्रीगेट में 10% मिल जाए। बट छोटे छोटे जैसे ये जैसे मीडिया सेक्टर आपका है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं, रिलायंस और डिज्नी की भी बात है। बट अगर कोई कहे कि इंडिया में 10-15 बिलियन डॉलर में पूरा इंडियन मीडिया सेक्टर मैं खरीद सकता हूँ, दैट्स अ इंटरेस्टिंग स्पेस टू लुक एट। बट जैसे आपने कहा छोटा सेक्टर है, सबसे बड़े सेक्टर में जाऊँ जो अंडर वैल्यूड है वो बैंकिंग है, उसमें आप कहेंगे कि ओवर ओनरशिप है। सो ओवर ओनरशिप मीन्स व्हाट कि आज इंडिया में 5% पैसा लोग इक्विटी में लगाते हैं, अगर वो 5 का 7 हो गया तो ओवर ओन नहीं रहेगा। सो हम लोग ही क्या करते हैं अपने एक्शन से, और बाहर के जो पैसे आते हैं वो भी इसमें लगना चाहे तो यू विल गेट एक्चुअली अ गुड रिटर्न हियर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने कि इक्विटी में जितना पैसा आ रहा है, और अभी हम 17,000 करोड़ की एसआईपी देख रहे हैं। हाँ जी, महीने की। क्या ये आगे जाके आपको लग रहा है 25,000-30,000 करोड़ क्रॉस करेगी? और क्या और मतलब बिल्कुल एक जो डोमेस्टिक पैसा है वो क्या हमारी मार्केट को अब पूरी तरह से लीड करेगा? आई थिंक ये हम लोग काफ़ी साल से कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मनी इवेंचुअली विल आउटवे फॉरेन मनी, और इसके थोड़े आंकड़े में $2 बिलियन में कहूँगा ताकि ईजियर है। कि आज समझिए $4 ट्रिलियन की जीडीपी है अपनी, उसमें रफली 25% सेविंग है। मैं खाली राउंड ऑफ कर रहा हूँ, सो डोंट होल्ड मी एग्जैक्ट।
25% सेविंग करें तो $1 ट्रिलियन की सेविंग हिंदुस्तान में है। ओके। आज अपना मार्केट कैप 4 ट्रिलियन है। हाँ। तो ये 1 ट्रिलियन में से आज बैरली 25-30 बिलियन डॉलर आता है स्टॉक मार्केट में, यहाँ की 2-3% अपनी सेविंग मार्केट में आ रही है। ऐसा क्यों कि वो $1 ट्रिलियन में आधे पैसे जाते हैं डायरेक्ट रियल एस्टेट और सोने खरीदने में। तो 500 बिलियन तो पहले ही हट जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट में ही नहीं आता है। जो बाकी पैसे बचे उसमें बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पेंशन, स्मॉल सेविंग स्कीम और ये सब में जाते हैं, लार्जली फिक्स्ड इनकम। इक्विटी जैसे मैंने कहा कि 30 बिलियन मैक्सिमम आपके पास पैसे आए, तो ये जैसे यंगस्टर्स अकाउंट खोल रहे हैं आज, जो 4 मिलियन डीमैट अकाउंट खोलते हैं हर महीने, 4-5 करोड़ अब इन्वेस्टर हो गए हैं, शायद छोटे अकाउंट हैं आज, बट ये जो सिस्टम लग गया है SIP का, फिर NPS सिस्टम से पैसे आने चालू हो गए हैं, बिल्कुल। उसमें इंक्रीमेंटल 5-5% पैसे आते हैं। तो ये आप सोचिए, ये 1 ट्रिलियन, एक तो ये सेविंग नहीं घटने वाली है। जब हम कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, ये सेविंग रेट 25 का वर्स्ट केस 20% हो जाएगा, बट दैट मीन 2 ट्रिलियन तक सेविंग होगी इंडिया में। और जो 5% भी पैसा इक्विटी में नहीं जाता है, वो बढ़ के अल्टीमेटली 10-15% होगा। सो द फोर्स ऑफ डोमेस्टिक मनी विल बी सो लार्ज कि आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड आई थिंक रफली 9% होल्ड करते हैं इंडियन इक्विटीज़, एंड फॉरेनर अब भी 17% है। बट आज जो डील होते हैं इंक्रीमेंटल, जब IPO आते हैं यहाँ, उसमें एंकर इन्वेस्टर यू हैव टू बी विद द टॉप 3 जो फंड हाउसेज हैं, उनके पास 40% है ये पैसा। सो अगर SBI, ICICI या HDFC ने आपके डील में एंकर नहीं किया, तो आपके IPO भी होने में डिफिकल्टी पाते हैं। दे हैव बिकम द प्राइस सेटर, नॉट द फॉरेनर्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ये जो स्पेस है, मैंने आपके दिवाली चैनल, आपके ही चैनल में इंग्लिश में दिवाली में कहा था कि आसार हैं कि इस दशक में इंडिया में बबल बनेगा। सो आई एम नॉट सेइंग दिस ईयर बिकॉज थोड़ा रोटेशन है दुनिया में, बट पैसे का फोर्स इतना आएगा यहाँ पे, क्योंकि द लास्ट बिग मार्केट विच इज़ गोइंग टू ग्रो इज़ गोइंग टू बी इंडिया। अर्निंग साइकिल इज़ इन योर फेवर, द फोर्स ऑफ मनी इज़ इन योर फेवर। और हर फॉरेनर जो वेट करता रहता है कि करेक्शन आएगा तब मैं एंटर करूं, और उसमें डोमेस्टिक लेते जाते हैं। जैसे जब इन्होंने पिछले साल में 20-25 बिलियन बेचा था, सारा यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया डोमेस्टिक मनी में। सो वो लेफ्ट आउट फीलिंग अल्टीमेटली आके जो लास्ट क्लाइमैक्स बनता है इन अ बुल मार्केट, आई थिंक वो इस दशक में देखने मिलेगा हमें। रियल एस्टेट तो गोल्ड में $500 बिलियन, मतलब 20 टाइम्स ऑफ बहुत पैसा जाता है उसमें। वाह, मतलब मेरे को मतलब नंबर्स थोड़ा मेरे को स्टैगरिंग नंबर है। स्टैगरिंग नंबर है, बाकी 20 गुना, मतलब जो आपके टोटल मॉर्गेजेस आउटस्टैंडिंग है, टोटल स्टॉक, उससे ज़्यादा एनुअल फ्लो है जो लोग डायरेक्टली खरीदते हैं रियल एस्टेट।